चलो हम लोग परमुटेशन चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना। कल हम लोग बात किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में, है ना। क्या बात किया था हम लोग? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कल हम लोग बात किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जिसमें हम लोग बात किया था, पहला क्या बात किया था हमने? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने बात क्या किया था कि अगर दो वर्क है, किसी एक काम को m वेज में किया जा सकता है और किसी एक काम को n वेज में किया जा सकता है, और दोनों काम सक्सेसिव है। कैसा काम है? यानी एक के बाद ही दूसरा काम पूरा हो सकता है। तो वहां पर पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, पूरे काम को, पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज होगा वो होगा m इंटू n। एग्जाम्पल में हम बताया था कि जैसे हमारे पास एक रूम है, इसमें 2 एंट्री पॉइंट है और 3 एग्जिट पॉइंट है। अगर किसी पर्सन को, है ना, अगर किसी पर्सन को यहां से एंटर करके एग्जिट करना है, यहां से एंटर करके एग्जिट करना है, तो उसके लिए वो कितने तरीके से इस काम को पूरा कर सकता है। यहाँ आप देखिएगा तो आपको दिखेगा दो छोटा छोटा काम है ना। जो पूरा कंप्लीट वर्क है एंट्री करके एग्जिट करना, ये दो काम पे डिपेंड कर रहा है। पहले हमें एंट्री करना पड़ेगा यहाँ से, दूसरा यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। सक्सेसिव है, एक के बाद ही दूसरा काम हो सकता है। तो एंटर करने का कितना तरीका? 2 तरीका। एग्जिट करने का 3 तरीका। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट द रूम, है ना, वो कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 तरीका। ये हमने निकाला कैसे? ये हमने देखा कि अगर ये पर्सन इस गेट से जाता है तो इसके पास बाहर निकलने का 3 ऑप्शन है ना। अगर इस गेट से जाता है तो बाहर निकलने का 3 ऑप्शन, 1 2 3। तो एक तरह से ये हो सकता है, 3 तरह से इस तरफ से जा सकता है। दूसरा, वो इस गेट से आता है अंदर तो इस तरह से बाहर जा सकता है। 3 इधर हो गया। तो इसके पास इस काम को पूरा करने के लिए टोटल कितना वेज हो गया? 3 इधर 3 इधर, 6 तरीका हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? या तो हम हर के लिए अलग अलग काउंट करें, या हम ये देखें कि इधर से 2, है ना, एंट्री है, एंटर करने का 2 तरीका, एग्जिट करने का 3 तरीका। तो टोटल कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करने का नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 यानी 6। यही बात किया था ना हम लोग, यही बात किया था ना। अब जरा क्वेश्चन देखना जो नहीं बन रहा तुम लोगों से। पहला क्वेश्चन है कि इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज 27, नंबर ऑफ गर्ल्स 14। कहते हैं द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। अब टीचर क्या चाहते हैं कि एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट किया जाए, है ना, दोनों को सिलेक्ट करना है। एक बॉय को भी और एक गर्ल को भी सिलेक्ट करना है क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फंक्शन में। तो कितने तरीके से ये सिलेक्शन किया जा सकता है? अब देखिए, ये सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है या सक्सेसिव है? सक्सेसिव है।
है ना। या तो आप पहले किसी बॉयज 27 में से किसी एक लड़के को चुनिएगा और फिर 14 में से किसी एक गर्ल को चुनिएगा, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दो लोग चाहिए, एक बॉय और एक गर्ल। सिर्फ बॉय को सिलेक्ट करने से हमारा वर्क पूरा होगा? नहीं होगा। या सिर्फ किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करने से हमारा वर्क पूरा होगा? नहीं होगा। दोनों को सिलेक्ट करना होगा, यानी दो छोटे छोटे काम हैं, दो सब वर्क है ना, जिनको कंप्लीट करेंगे तब जाके हमारा वर्क कंप्लीट होगा। समझ में आ रही है बात? अब इसमें हम चाहे पहले किसी बॉय को सिलेक्ट कर लें, फिर किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करें, या किसी गर्ल को सिलेक्ट करें उसके बाद किसी बॉय को सिलेक्ट करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम तभी कंप्लीट होगा जब दोनों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच ए बॉय कैन बी selected from 27 boys। 27 लड़कों में एक लड़के को चुनना है। कितना तरीका हो सकता है? 27 वेज। कितना तरीका हो सकता है? 27 वेज, है ना, क्योंकि आपके पास 27 बॉयज हैं। आपने किसी एक को चुन लिया तो एक तरीका हो गया, किसी दूसरे को चुना तो दूसरा तरीका हो गया, है ना, किसी तीसरे को चुना तीसरा तरीका हो गया। तो इस तरह से आप कितने तरीके से इन बॉयज को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो 27 कितने वेज हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 27। यहां तक क्लियर है? इसी तरह से 14 गर्ल में से एक बॉय को एक गर्ल को सिलेक्ट करना। नंबर ऑफ वेज इन विच ए गर्ल कैन बी selected from 14 गर्ल्स, है ना, ग्रुप ऑफ 14 गर्ल्स में से एक को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए भी 14 वेज हो जाएंगे। कितना वेज हो गया? 14 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ए बॉय एंड ए गर्ल कैन बी selected to represent the class। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो कितने तरीका हो जाएगा? 27 इंटू 14 वेज। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 27 चौके 108, कितना आ गया? 370। कोई डाउट है? कहीं पर कोई भी डाउट है? बोलो। समझ में आया सुमैला? कोई डाउट नहीं ना है? इस तरफ किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि ए पर्सन वांट्स टू बाय ए फाउंटेन पेन, ए बॉल पेन एंड ए पेंसिल from a stationery shop. If there are 10 fountain pens variety, 10 fountain pen varieties, 12 ball pen varieties and 5 pencil varieties, in how many ways can he select these articles? ये भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है कि एक इंसान एक फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन और एक पेंसिल सेलेक्ट करना चाहता है ना, एक फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन और एक पेंसिल को सेलेक्ट करना चाहता है। उसके पास ऑप्शन कितने हैं? तो टोटल 10 फाउंटेन पेन्स के वैरायटीज हैं, 12 बॉल पेन्स के वैरायटीज हैं और 5 पेंसिल के वैरायटीज हैं। तो अगर 10 फाउंटेन पेन है, उनमें से एक फाउंटेन पेन सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 10 में से एक सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 10, है ना। इसी तरह से 12 बॉल पेन में से एक बॉल पेन सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 12। और 5 पेंसिल में कोई एक पेंसिल सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वे क्या होगा? 5। अब ये जो पर्सन है इसको तीनों सेलेक्ट करना है, सक्सेसिव वर्क है, एक के बाद दूसरा काम होना चाहिए, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। तो इन तीनों वेज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
The number of ways in which a ball pen, a fountain pen and a pencil can be selected is equal to 12 into 10 into 5 यानी 600। कितना तरीका हो गया? 600। कोई डाउट? दिमाग में बात समझ में आ रही है? कोई भी जरा सा भी बिल्कुल डाउट नहीं ना है? ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन है। गोवा टू बॉम्बे है ना, नंबर ऑफ राउट्स कितने हैं? नंबर ऑफ रूट्स ROUT फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे। दो रूट है, एयर एंड सी। तो दो तरीके से हम कहा जा सकते हैं? गोवा से बॉम्बे जा सकते हैं, फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली है ना, और बॉम्बे टू दिल्ली। इसमें कितने तरीका है? 3 है, एयर है, बस है और रेल, रोड है ना, 3 वेज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे। गोवा से दिल्ली जाना है बॉम्बे होते हुए, तो हमारे पास कितने तरीका है? कितना नंबर ऑफ वेज होगा? सक्सेसिव है कि नहीं है? हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं गोवा से, लेकिन बिना बॉम्बे जाए नहीं जा सकते, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे होकर जाना है। तो फिर गोवा से बॉम्बे जाएंगे, एक काम पूरा होगा, फिर बॉम्बे से दिल्ली जाएंगे, तब हमारा पूरा काम कंप्लीट होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 2 इंटू 3 6। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल 6 रूट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? तो अब बताओ क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एमिंट प्रिपेयर्स मेटालिक कैलेंडर स्पेसिफाइंग मंथ डेट्स। अच्छा चलो फोन नंबर देख क्या। 4 नंबर में कहा जा रहा है एमिंट प्रिपेयर्स मेटालिक कैलेंडर। एक जो मेटल के शीट पे वर्क करने वाले इंसान को मिंट कहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है? मेटल का कैलेंडर बना रहा है। कैसा कैलेंडर बना रहा है? मेटल का कैलेंडर। अब जो मेटालिक कैलेंडर है स्पेसिफाइंग मंथ्स डेट्स एंड डेज इन फॉर्म ऑफ मंथली शीट, यानी कि वो इस तरह का मंथली शीट बना रहा है जिसमें आपको मंथ दिखेगा कि कौन सा मंथ है ना। उसके बाद आपको डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और फिर डेट आपको 1 2 3 जो भी डेट है वो दिखेगा, ठीक है। ये जुलाई का है, अगस्त का है, जिसका भी है। तो कह रहा है क्या अब? तो स्पेसिफाइंग मंथ डेट्स एंड डेज इन फॉर्म ऑफ मंथली शीट, 1 प्लेट फॉर ईच मंथ। हर मंथ के लिए कितना प्लेट बना रहा है? 1। तो हर मंथ के लिए 1 प्लेट बना रहा है। तो हाउ मेनी दीज टाइप्स ऑफ कैलेंडर शुड बी प्रिपेयर्ड टू सर्व फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर ईयर। कितना कैलेंडर ये बनाएगा, कितना पीस टोटल ये शीट बनाएगा कि फ्यूचर में आने वाले जितने भी ईयर्स हैं उन सब के लिए ये कैलेंडर वर्क करे। यानी कि कोई ना कोई एक शीट जो है जुलाई के, बहुत सारा अगर है तो उसमें से कोई ना कोई एक शीट जो है किसी ईयर के जुलाई को मैच करेगा। बात समझ में आ रही है?
तो सवाल है कि ऐसा कितना शीट बनेगा कि जो फ्यूचर में आने वाले सभी मंथ को प्रिडिक्ट करेगा। सात दिन है और उसके हिसाब से कैलेंडर बनेगा। देखो, अब मंथ जो है स्टार्ट होगा आपका या तो संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे, है कि नहीं? तो इनमें से किसी एक दिन शुरू होगा, यानी आपके पास जो फर्स्ट डे ऑफ मंथ है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ है, उसको सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? 7। फर्स्ट डे ऑफ मंथ को सिलेक्ट करने का तरीका कितना है? 7। तो अब फर्स्ट डे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो बाकी पूरा कैलेंडर अपने आप बन जाएगा, है ना? कि एक के बाद दो के बाद तीन इस तरह आएगा। अब अब दूसरी चीज क्या है कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा संडे, पहला दिन संडे है, ठीक है ना? तो अगला दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस तरह से चलेगा। ठीक। अब मंथ या तो 30 का होगा या 31 का होगा। नहीं यार, 30 31 का ठीक है। हाँ, एक सेलेक्ट कर लिएगा तो हो गया काम। पहला दिन आपने सेलेक्ट कर लिया तो काम तो हो ही गया, कैलेंडर आपका बन गया। अब रह गया कि लीप ईयर है कि बिना लीप ईयर वाला ईयर है ना? या तो लीप ईयर वाला ईयर होगा या बिना लीप ईयर वाला ईयर होगा। तो ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन कितना है? दो। एक तो लीप ईयर या बिना लीप ईयर, है कि नहीं? तो लीप ईयर रहेगा तो कैलेंडर दूसरा दिखेगा, बिना लीप ईयर का रहेगा तो कैलेंडर दूसरा दिखेगा। तो नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ, आमतौर पे जनवरी से ही शुरू होगा क्योंकि फर्स्ट डे है, तो ईयर का फर्स्ट डे भी यही शुरू होगा। फर्स्ट डे ऑफ मंथ कैन बी सिलेक्टेड। 7 तरीका, है ना? या फर्स्ट डे ऑफ ईयर भी ले सकते हैं कि ईयर का पहला दिन अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी पूरा कैलेंडर तो उसी हिसाब से बनेगा, है ना? ईयर का अगर हमने पहला दिन सेलेक्ट कर लिया तो बाकी कैलेंडर उसी हिसाब से बनेगा। अब ये रह गया कि ईयर आपका लीप ईयर है या वो आपका नॉन लीप ईयर है।
दो तरीका है, नंबर ऑफ वेज इन विच ईयर कैन बी सिलेक्टेड, ये दो है, या तो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। लीप ईयर होगा तो कैलेंडर दूसरा दिखेगा, नॉन लीप ईयर होगा तो कैलेंडर दूसरा दिखेगा। तो टोटल कितना मेटल शीट बनाना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ metal sheets to be made is equal to 7 into 2, 14। मेटल शीट कितना पीस बनाना पड़ेगा? 14। क्योंकि जब आप मेटल शीट बनाइएगा तो कोई ना कोई मेटल शीट किसी ना किसी ईयर के मंथ से तो मैच करेगा ही करेगा। समझ गए? ऊपर में मंथ स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जुलाई है, समझ में आ रही है बात? मंथ स्पेशली स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन वो जब आप अरेंज करिएगा तो जो इस साल के जुलाई का कैलेंडर है वो हो सकता है अगले साल के जून के कैलेंडर से मैच कर जाए, या अगले साल के अप्रैल के कैलेंडर से मैच कर जाए। किसी ना किसी कैलेंडर से तो मैच करेगा ही। अगर हम कैलेंडर देखें, 2 ईयर का कैलेंडर, इसमें कैलेंडर है नहीं? तो क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को ध्यान समझो। क्वेश्चन है कि आपको, है ना, मंथ कैलेंडर बनाना, यानी एक शीट पे एक मंथ होना चाहिए, अगले शीट पे दूसरा मंथ होना चाहिए, है ना, जिसपे मंथ डेट और डेज दिखाए हुए हों इन फॉर्म ऑफ मंथली शीट। अब 1 प्लेट फॉर ईच मंथ, हर मंथ के लिए एक प्लेट है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर, कितने तरह के कैलेंडर बनाए जा सकते हैं? अब जो भी कैलेंडर बनेगा वो साल के पहला दिन कौन सा शुरू हो रहा उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही है बात? साल का पहला दिन, क्योंकि उसके बाद पैटर्न रिपीट करेगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। अगर पहला दिन संडे है तो फिर 8वां दिन संडे होगा, इस तरह से चलता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो साल का पहला दिन क्या होगा, इस पे पूरा का पूरा ईयर का कैलेंडर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? अब तुम्हारे पास कितना शीट होना चाहिए, कितना शीट होना चाहिए? अगर आपको साल का पहला दिन एक चाहिए, एक संडे मान लीजिए 1 जनवरी संडे को आना चाहिए, तो एक शीट होगा जिसमें पहला तारीख क्या होगा, संडे होगा। नहीं, आप चाहते हैं कि 1 जनवरी जो है वो मंडे को है, उसके लिए आपको दूसरा शीट होना चाहिए। एक ऐसा शीट होना चाहिए जिसपे 1 जनवरी या 1 तारीख कौन से दिन हो, मंडे के दिन हो। तीसरा ऐसा शीट होना चाहिए जिसपे 1 तारीख कौन से दिन हो, ट्यूसडे के दिन। समझ में आ रही है बात? अब जनवरी के लिए है तो ऐसा जो है जनवरी के लिए कितना पीस चाहिए होगा? जनवरी 31 का महीना है ना? जनवरी कितना, कौन सा महीना? 31 का महीना है ना? तो 31 का महीना आपका संडे से शुरू हो कि मंडे से शुरू हो कि ट्यूसडे शुरू हो, वेडनेसडे से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसा आपको 7 शीट चाहिए होगा। 31 के महीने का कितना शीट चाहिए होगा? 7 शीट चाहिए होगा, है ना। हालांकि सातों यूज नहीं होगा एक बार में, एक साल के कैलेंडर में टोटल कितने महीना होता है? एक साल के कैलेंडर में 31 का महीना कितना पीस होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 इधर हो गया ना, ये 4 इधर हो गया, 1 2 3 4, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। 31 का महीना 7 पीस होता है ना जी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 इधर 4 इधर, 7 महीना 31 का है। और आपके पास अगर 7 कैलेंडर है, जो कोई 1 से शुरू होता है, कोई 2 से शुरू होता है, कोई 3 से, कोई 4 से, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, 7 8, 8 से कैसे शुरू, हाँ, यानी कि पहला तारीख या तो संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे को या फ्राइडे या सैटरडे को, है ना। ऐसा अगर आपके पास 7 शीट है तो आप जो है जनवरी के लिए इन सातों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जनवरी के लिए इन सातों में से कोई भी यूज कर सकते हैं।
तो आपके पास 7 ऑप्शन हो गया कि पहला तारीख आपका कब शुरू होना चाहिए, है ना। उसके बाद अब जो जनवरी के लिए यूज हुआ है, अगर जनवरी 1 तारीख से है तो फरवरी का 1 संडे को पड़ेगा, हो सकता है पड़ जाए, लेकिन अच्छा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बाद में, ठीक है ना, और ज्यादा क्लियर करके अगर हम देख पाए बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, ये तो नहीं बना होगा तुम लोगों से। कहता है 4 पार्सल है और 5 पोस्ट ऑफिस है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए पार्सल बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। पार्सल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्सल्स हैं 4, नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कितने हैं, 5। अब हमें 4 पार्सल पोस्ट करना है 5 पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके से इस पार्सल को पोस्ट किया जा सकता है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट पार्सल कैन बी पोस्टेड। दो अलग अलग काम है। पार्सल, पहले तो पार्सल चुनना होगा कि कौन सा पार्सल लेना है ना। तो 4 पार्सल है, चारों ही पोस्ट करना है। तो पहले पार्सल के लिए कितने पोस्ट का ऑप्शन, आप 5 पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। आपने पहला पार्सल उठाया, है ना, पहला पार्सल उठाया, 5 में से किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके रख दिया। अब आपने दूसरा पार्सल उठाया, दूसरे के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास। ऐसा तो नहीं कि जिसमें पहला पोस्ट डालेंगे उसमें दूसरा नहीं डाल सकते, क्वेश्चन में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। तो दूसरे के लिए भी 5 ऑप्शन, तीसरे पार्सल के लिए भी, है ना, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड पार्सल के लिए भी 5 ऑप्शन हैं, और चौथे पार्सल के लिए भी 5 ऑप्शन हैं। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये सक्सेसिव वर्क है या इंडिपेंडेंट वर्क है, क्या ये काम अलग अलग हो रहा है या एक के बाद ही दूसरा होगा। अलग अलग हो रहा है या एक के बाद दूसरा होगा, एक के बाद दूसरा हो रहा है ना, क्योंकि आपके पास 4 पार्सल जब तक आप पोस्ट नहीं किया आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक पार्सल पोस्ट करने से काम कंप्लीट होगा नहीं, हमें कहा 4 पार्सल पोस्ट करना है, तो चारों को पोस्ट करना पड़ेगा, तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि एक पोस्ट करेंगे, फिर दूसरा पोस्ट करेंगे, फिर तीसरा पोस्ट करेंगे, फिर चौथा पोस्ट करेंगे, यानी ये सक्सेसिव वर्क है। और अगर सक्सेसिव वर्क है तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पार्सल्स कैन बी पोस्टेड। जो 4 पार्सल है उनको किस तरह पोस्ट किया जा सकता है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 पे पावर 4। तो चाहो तो आंसर लिख लो, क्या हो जाएगा, 25 25 25 125 25 625। कितना ऑप्शन हो गया, 625। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्लियर हुआ ना। 9 नंबर। अच्छा पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ ना कि हर पार्सल के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो हमने पहला पार्सल पोस्ट किया, फिर दूसरा पार्सल के लिए 5 ऑप्शन है तो दूसरा पोस्ट करेंगे, तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से 5 पार्सल पोस्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्या है, there are 6 multiple choice question in an examination. How many sequence of the answer are possible? If the first 3 questions have 4 choices, each of the next 3 have 2 each. चलो ध्यान दो, 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 6 एमसीक्यूज है एग्जाम में, जिसमें से पहले 4 जो एमसीक्यूज हैं, पहले 3 जो एमसीक्यूज हैं इनमें 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है। देखो
अब ध्यान समझना, आपके पास अगर एमसीक्यू है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब हमें लगेगा कि सर ये तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन इसमें ए सेलेक्ट किया, इसमें हमने बी सेलेक्ट किया, इसमें हमने सी सेलेक्ट किया, ये एक तरीका हुआ हमारे सेलेक्ट करने का। अगर हमने यहाँ बी सेलेक्ट कर लिया तो पैटर्न चेंज हो गया कि नहीं? यानी कि हर बार जो पैटर्न होगा, जो नंबर ऑफ वेज होगा, जो पूरा काम है वो तभी कंप्लीट होगा जब पिछला काम को देखना पड़ेगा कि वो कौन सा हुआ है। समझ में आ रही है बात? यानी ये सक्सेसिव वर्क है। क्या है? सक्सेसिव वर्क है। अब फॉर द फर्स्ट 3 MCQs, पहले 3 MCQs के लिए आप ध्यान से देखिए, पहला आंसर के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड 4 वेज। पहला आंसर को आप 4 ऑप्शन है तो 4 तरीके से आंसर कर सकते हैं। आंसर सही हो गलत उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप आंसर कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके से। या तो ऑप्शन ए चुनिएगा, या ऑप्शन बी चुन लीजिएगा, या ऑप्शन सी चुनिएगा, या ऑप्शन डी। तो नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड 4। नंबर ऑफ वेज इन विच सेकेंड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, ये भी 4। नंबर ऑफ वेज इन विच थर्ड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, ये भी 4। लेकिन अगला जो 3 सवाल है उसके लिए 2 ही ऑप्शन है ना, एंड द नेक्स्ट 3 हैव 2 ईच। यानी अगला जो 3 सवाल है उसके लिए 2 ही ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच फोर्थ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, ये क्या हो जाएगा? 2। 2 ही ऑप्शन है ना आपके पास, या तो ए या बी। तो 2 तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। फिफ्थ को भी आप कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? 2। और सिक्स्थ में भी 2 ही ऑप्शन है, तो सिक्स्थ को भी आप कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड 4 गुने 4 गुने 4 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 दूनी 512। तो कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है? 512 नंबर ऑफ वेज। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नहीं हो गया ना? तुम लोगों को समझ में आया जी? कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो ट्राई करना है क्वेश्चन को, बाकी फिर हम कल बताते हैं। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझ में आने लगेगा तो आसान हो जाएगा।